हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने तैयार किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 कक्षा 8 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सोइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका फर्स्ट जो चैप्टर था वो रिसोर्सेज से रिलेटेड था, उसी का डिटेल्ड एक्सपेंशन जो है यहाँ पर है। अर्थात अब जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है, सोइल है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, उन्हीं के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये क्या क्या इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ दी हुई है इस चैप्टर में, उन्हीं के बारे में। लैंड, तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज है उनमें लैंड अर्थात जमीन, धरती, पृथ्वी, जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द लैंड कवर्स जस्ट अबाउट 30% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि पृथ्वी के 30% भाग पे जमीन है, बाकी पे पानी भरा हुआ है, वो जलीय भाग है। तो लगभग 33%, ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 30%, तो 29% या 30% का जो फिगर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 30 आपके बुक में लिखा हुआ है, वैसे 29 बताया जाता है। अब केवल 100 में से 30% ऑलमोस्ट जो है एरिया हमारे पास जमीन है, लैंड है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग एवरीवेयर। और इस 30% भी जो है, ये 29-30%, इसका भी पूरा जो एरिया, पूरा क्षेत्र जो है वो रहने लायक नहीं है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एडिशनल कंडीशंस दैट अफेक्ट लाइफ। क्योंकि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर जो है वैलीज हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, जो कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर लिविंग, वो रहने लायक नहीं है। Parts of land not suitable for living are said to be inhabitable, while the ones where people live are said to be habitable. तो अब इस लैंड को भी अगर थोड़ा सा डिवीजन करके उनके डिफाइन किया गया है कि जहां पर व्यक्ति रह सकता है उसे हैबिटेबल लैंड कहा जाता है, और जहां नहीं रह सकता, जहां रहना पॉसिबल नहीं है, वो इनहेबिटेबल पार्ट है। The purpose and way in which land is used is called land use. अब जो पर्पज है, जिस उद्देश्य के लिए जमीन यूज की जाती है और या जिस तरीके से की जाती है, उसे लैंड यूज के नाम से जाना जाता है, भूप्रयोग या भूमि उपयोग। लैंड यूज में बी फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और वेरियस अदर पर्पजेज। अब लैंड यूज क्या कहाँ के लिए हो सकता है जी? एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए हो सकता है, फॉरेस्ट्री यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए हो सकता है, माइनिंग खनिज संसाधनों को निकालने के लिए हो सकता है, घर बनाने के लिए हो सकता है, रोड्स बनाने के लिए हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज या अन्य किसी उपयोग में हम इसे ले सकते हैं। Factors determining the land use include physical factors like topography, availability of water, climate, minerals, soil, etc., or human factors like demography, population pattern, technology and education. अब जो लैंड यूज के जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि किस यूज में होगी, उसमें कुछ तो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी है, पानी की उपलब्धता, वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स अवेलेबल है या नहीं है, कितने हैं, सॉइल कैसी है, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफी अर्थात पॉपुलेशन का पैटर्न कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी वहां पर यूज हो रही है, एजुकेशन कैसी है, ये सारे फैक्टर्स मिल करके जो है लैंड यूज को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। लैंड यूजुअली हैज ओनरशिप, इट में बी प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। लैंड जो है उसके ऑनरशिप होती है, उसका मालिकाना हक होता है। ये या तो प्राइवेट लैंड हो सकती है या फिर कम्युनिटी लैंड हो सकती है, जिसपे सारी कम्युनिटी का रोल होता है, या फिर किसी पर्सनल इंडिविजुअल की हो सकती है, वो प्राइवेट लैंड है। Private land is owned by an individual or group of individuals, like a house is private land. Community land is meant for use by anyone in the society, like land for collection of fodder, fruits, etc. अब कम्युनिटी लैंड जो है वो सार्वजनिक होती है, उसका यूज कोई भी कर सकता है, सोसाइटी का कोई पर्सन कर सकता है, तो वो कम्युनिटी लैंड के अंदर आती है। ये कलेक्शन ऑफ फॉडर के लिए हो सकता है, आपका जैसे चारागाह होते हैं वो कम्युनिटी लैंड होता है, रोड्स हैं, पब्लिक जो प्लेसेस हैं वो कॉमन होते हैं, कम्युनिटी लैंड्स हैं। कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है।
लैंड प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स। लैंड जो है अधिकांश जो ह्यूमन आवश्यकताएं हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती हैं। इट्स यूज डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स सच एज, ये हम बात कर चुके हैं कि क्लाइमेट, मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन फैक्टर्स सारे मिलकर इसके यूज को डिसाइड करते हैं। Due to excessive use of land for agriculture, cultural and constructional activities, the major problem of land degradation, landslides, soil erosion, etc. arises. अब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ता जा रहा है लैंड के ऊपर, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, काफ़ी सारी हो गई हैं नीड्स को पूरा करने के लिए, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज बहुत सारी हो गई हैं। इन्हीं के चलते लैंड डिग्रेडेशन अर्थात जमीन जो है, भूमि जो है, उसका अपरदन हो रहा है, उसका पतन हो रहा है कई तरीके से। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, सोइल इरोजन, भू कटाव हो रहे हैं, जमीन का कटाव होता है, ये सब समस्याएं खड़ी हो गई हैं। Since the population is always growing at a fast speed, the demand for land is increasing. Population बहुत स्पीड से बढ़ रही है वर्ल्ड की, इसकी वजह से लैंड का यूज जो है, उसकी डिमांड यूज के लिए बढ़ रही है। Whereas the availability of land is limited, जबकि लैंड की अवेलेबिलिटी तो निश्चित है, वो तो बढ़ नहीं सकती, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बर्डन आ रहा है। लैंड डेग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, ये सारे के सारे इफेक्ट्स इसकी वजह से आ रहे हैं। To conserve the land, we must promote afforestation, check to overgraze, and regulate the use of chemical pesticides and fertilizer. अब लैंड को स्पॉइल करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओवरग्रेजिंग हो सकती है, डिफोरेस्टेशन हो गया है, या फिर जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत हमने कर दिया है, फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के पूरा लैंड जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुका है। तो हमें इनको रेगुलेट करना होगा और लैंड को कंजर्व करना होगा। Now the next resource is soil, मिट्टी. The word soil refers to the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. यहाँ पर जो soil word है वो ग्रेनी सब्सटेंस वाली जो थिन लेयर है पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसके लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं। दिस लेयर इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये सोइल किस किस का कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, वेदर्ड रॉक्स हो सकती हैं, इन सब का जो मिक्सचर है वो ही सोइल है। द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे वेदरिंग जो है वो जिम्मेदार है। अर्थात बहुत लंबी अवधि में रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, ये वेदरिंग होता है। तो ये टूटना जो रॉक्स का है वो लॉन्ग प्रोसेस में जाके सॉइल फॉर्मेशन करता है। वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। जो रॉक्स बाहर दिख रही हैं उनका जो टूटना या उनका डिके होना ही वेदरिंग है। दिस ब्रेकिंग अप एंड डिके caused by temperature fluctuations, frost action, plants, animals and even human activities. अब ये जो वेदरिंग प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस अर्थात तापमान का कम होना या ज़्यादा होना। जैसे विंटर्स है, कोल्ड क्लाइमेट में वो श्रिंक होके क्रैक हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर्स होता है तो वो लूज हो जाती है, उसकी वजह से भी टूटती है। फ्रॉस्ट एक्शन होता है, बर्फ़ की जमने की वजह से होता है। प्लांट्स अगर उनमें ग्रो हो जाता है तो उसकी रूट्स उसको क्रैक कर देती हैं। एनिमल्स के चलने फिरने से होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत सारी हो रही हैं जो भी वेदरिंग को प्रमोट कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके वेदरिंग को प्रमोट करते हैं। ड्यू टू वेदरिंग इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स सोइल इज फॉर्म। हजारों सालों बाद ये वेदरिंग की प्रोसेस जो है सोइल फॉर्मेशन कर देती है। सोइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। अब सोइल कैसी होगी ये उसके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि उस जिस रॉक से वो बन रही है वो रॉक कैसी है। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है। रिलीफ फीचर्स, वहाँ रिलीफ फीचर्स अर्थात माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, मैदानी भाग हैं, डेजर्ट एरिया है, रिवर्स हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। फ्लोरा, वनस्पति, फोना, सॉरी जंतु विज्ञान। फोना, फ्लोरा तो वनस्पति विज्ञान है और फोना जंतु विज्ञान, जंतु जगत है, यानी एनिमल जो वर्ल्ड है, और फ्लोरा वेजिटेशन वर्ल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीव, और टाइम, ये सारे फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन इन पे डिपेंड करता है। अब ये सॉइल फॉर्मेशन का एक चार्ट दिया हुआ है जिसको हम समझ सकते हैं। पेरेंट रॉक, तो ये कैसे बन रहा है, सबसे पहले पेरेंट रॉक जो होती है वो डिटरमाइंस कलर, उसी से उस सॉइल का कलर डिटरमाइन होता है, उसका टेक्सचर, बनावट, उसका ग्रेन कैसा होगा,
केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, मिनरल्स होंगे नहीं होंगे, कंटेंट उसका कैसा होता है, परमिएबिलिटी कैसी होती है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पेरेंट रॉक से ही उसको अवेलेबल होते हैं। क्लाइमेट जो है उसका इम्पैक्ट क्या आता है सॉइल पे, तो टेम्परेचर उसको मिलता है, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होना है, ये सारे फैक्टर्स इस पे काम करेंगे। रिलीफ, रिलीफ जो है ऑल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर है, कितने स्लोप वाली रॉक है, डिटरमाइन जो है उसका अक्यूमुलेशन कितनी कलेक्ट होगी, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी को डिपेंड करता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जानवर, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या क्या करेंगे, इसका क्या रोल होता है, ये उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन की रेट को अफेक्ट करती है। ये अगर ज्यादा है तो ह्यूमस ज्यादा बनेगा, अगर कम है तो कम बनेगा। टाइम, अगला जो फैक्टर है वो टाइम, टाइम जो है उसकी सॉइल प्रोफाइल को, थिकनेस को डिटरमाइन करता है। अगर रॉक जो है अभी बहुत लेटेस्ट टूटी हुई है तो उसमें जो सॉइल का जो दाना होगा, ग्रेन होगा, वो मोटा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो ये हम बात ही कर चुके हैं। अदर फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी, जो और जो फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन में काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल होता है, टाइम है, ये सारी चीजें होती है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन pose major threats to the quality and resourcefulness of soil. सॉइल इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन एक मेजर फैक्टर है जो सॉइल को अफेक्ट करता है। मीन्स मिट्टी का कटाव हो जाना, डिप्लीशन हो जाना, तो उससे जो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो कट के कहीं दूसरी जगह चली जाती है, इरोड होकर चली जाती है, जिससे वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना, जंगल काटते जा रहे हैं हम लोग हमारे यूज के लिए। एनिमल ग्रेजिंग जो हो रही है वो ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से वेजिटेशन खत्म होती है और सॉइल इरोजन को इंक्रीज करती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है वो भी इसको अफेक्ट कर रहा है। बारिश, रेन वॉश हो जाता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से इरोजन हो रहा है, फ्लड्स जो हैं वो इरोजन और सोइल का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग जो इंक्लूड होते हैं और सोइल इरोजन और डिप्लीशन जो है वो करते हैं। अब बात यही है कि जब सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसको कंजर्व भी करना जरूरी है। तो वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय मल्चिंग। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, अर्थात सॉइल को मेंटेन रखना, उसके ह्यूमस, उसके इरोजन को रोकना, यही सॉइल कंजर्वेशन है। तो इसके जो मेथड्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं आजकल पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो है मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, कंस्ट्रक्टिंग रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लाइंग एंड मेकिंग शेल्टर बेड्स और शेल्टर बेड। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर यूज हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मल्चिंग की। मल्चिंग is the process of covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straw. This helps in retaining soil moisture. ये एक वो मेथड है जिसमें जो है पेड़ों के बीच में, प्लांट्स के बीच में जो सोइल होती है उसको ग्रास से या स्ट्रो से, घास से, और उसके अलावा आजकल प्लास्टिक जो है जो कवरिंग भी यूज की जा रही है, तो उससे वहाँ की जो सोइल मॉइस्चर है उसको रिटेन किया जाता है और इरोजन भी नहीं हो पाता। Farmers use stone, grass and soil to build barriers along contours. Trenches are made in front of them to collect water. तो ये ट्रेंचेस भी बनाई जाती है, पानी कलेक्ट किया जाता है, स्टोन और ग्रास को यूज किए जाते हैं। ये आपका जो मेथड है वो है कंटूर बैरियर्स का। तो ये कंटूर बैरियर्स हैं और इसमें स्टोन, ग्रास या सोइल का यूज किया जाता है। टेरेस फार्मिंग, terrace farming is the method of farming in which broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. जहाँ ढालू जगह होती है, स्टीपी स्लोप्स होते हैं, वहां पर उनके टेरेस बना दिए जाते हैं और टेरेस बना करके बीच की जो ग्राउंड है उसको फ्लैट बना के एग्रीकल्चर की जाती है, क्रॉपिंग की जाती है। इससे जो है सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है, स्टॉप होता है। इंटर इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट rows एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन। तो इसमें कई डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उनकी जो राइपनिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है, जिससे क्या होता है कि
बारिश वगैरह में या विंड के द्वारा जो है सोइल इरोजन नहीं हो पाता है। कंटूर प्लाइंग, कंटूर प्लाइंग क्या होता है? ये पैरेलल होती है, इसमें कंटूर्स बनाए जाते हैं हिल स्लोप्स में और नेचुरल बैरियर तैयार कर दिए जाते हैं जिससे सोइल इरोजन नहीं हो पाता। ये आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं, ये कंटूर प्लाइंग। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन सर्टेन एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट। कई बार जिन एरियाज में बहुत तेज हवाएं चलती है तो वहाँ सॉइल इरोजन बहुत होता है विंड की वजह से, तो वहां पर पेड़ों की एक लाइन खड़ी कर दी जाती है, रोज लगा दी जाती हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। सच रोज आर कोल्ड शेल्टर बेल्ट्स, ऐसी जो बेल्ट्स हैं उन्हें शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। दीज ट्रीज आर सपोज टू बाइंड द सॉइल, इनकी रूट्स जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है और इरोजन को रोकती है। अगला जो रिसोर्स है दैट इज वाटर। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्स। अब हम बात कर चुके हैं, लैंड तो है वो लगभग 30%, 29% जो है, और रिमेनिंग जो है 71% एरिया जो है, और 70% एरिया है वो वाटर है, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पानी में है। अब ये जो पूरा वाटर अवेलेबल है उसका केवल 2.7%, ऑलमोस्ट 3% से भी कम जो है पानी पीने के लायक है, फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। बाकी जो है वाटर जो है वो सलाइन वाटर के रूप में है। अब ये जो जितना वाटर अवेलेबल है उसका ओनली 1% फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल होता है। Therefore the earth is called the water planet। इतना पानी है इसीलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। ओशियन वाटर इज सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब जो पानी जो ओशियंस और सीज में पाया जाता है तो बहुत बहुत खारा होता है, सलाइन होता है और वो यूज के लिए नहीं है। अब रिजल्ट यही हुआ कि ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर यूज, केवल 1% ही हमारे यूज के लिए है, तो पानी की तो कमी तो है। वाटर शॉर्टेज इज कॉमन प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और रिजल्ट इसका नतीजा ये है कि पानी की कमी पूरी दुनिया में है और बहुत सारे एरियाज तो इसकी शॉर्टेज को फील कर रहे हैं। इट मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन रेन पैटर्न्स और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसके अलावा जो नेचुरल जो प्रॉब्लम है उसके अलावा भी क्या दिक्कत हो रही है कि या तो वहाँ के रेन पैटर्न्स की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कंटेमिनेट हो चुके हैं, पॉल्यूट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अब कम हो गया है। स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू कंजर्व वाटर। अब इस रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल है, इसके पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, और इसके कंजर्व करना, इसको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। वाटर इज रिन्यूएबल बट इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। ये वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में है, लेकिन इसका ओवर यूज या इसको पोल्यूट कर देना, इसको प्रदूषित कर देना जो है वो इसकी शॉर्टेज को क्रिएट कर रहा है। सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स ये पोल्यूट कर रहे हैं। नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी वजह से ये जो है पोल्यूट हो रहा है, एंड इट हैज बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ये हमारे लिए यूज के लिए बचा ही नहीं है। The excessive use of water leads to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or due to water pollution। अब एक तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से, दूसरा जो है वाटर रिसोर्सेज का ड्राई अप हो जाना, रेनफॉल का सफिशिएंट नहीं हो पाना, और ऊपर से हमारा जो एक्सेसिव है, दुरुपयोग है, मिसयूज है, वो भी वाटर शॉर्टेज को क्रिएट कर रहा है। अब ये आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सीवेज या एग्रीकल्चरल केमिकल्स या इंडस्ट्रियल जो प्रदूषक हैं उनको जब हम वाटर बॉडीज में या रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में फ्लो कर देते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, ये आप इमेज देख सकते हैं। और इसका परिणाम यही है कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन। अब ये कैसे करें? तो अफोरेस्टेशन अर्थात वनीकरण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि रेनफॉल अब पर्याप्त मात्रा में हो पाए। उसके अलावा जो है इरिगेशन के जो इफेक्टिव मेथड्स और टेक्निक्स यूज की जानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इस चैप्टर का वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्यजीव। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर, जो पृथ्वी का जो बायोस्फीयर है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, एंड दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड कर रही है, वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड कर रही है, अर्थात एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है।
दिस सिस्टम इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, और इसी सिस्टम को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत उपयोगी हैं पृथ्वी के लिए, और पूरी लाइफ इनकी बेसिस पे ही चल रही है। दे आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर अस बट दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। ये मानव के लिए तो उपयोगी है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी पृथ्वी पे जो संतुलन है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, उसको भी ये मेंटेन रखते हैं। मेजर वेजिटेशंस ऑफ द इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। ये मेजर जो वेजिटेशंस है जो हमने दूसरी क्लास के वीडियो 7th के वीडियो में भी देखा। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, tsunamis, tundra landslides and poaching, many species of vegetation and wildlife have become extinct and many others are on the verge of extinction. डिफोरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, निर्माण कार्य जो हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाने की वजह से, सुनामी आने की वजह से, टुंड्रा अर्थात कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज की वजह से, लैंडस्लाइड, शिकार करना, हंटिंग और पॉचिंग जो हो रहा है, और जो एनक्रोचिंग कर रहे हैं हम लोग, और इसके अलावा जो बहुत सारी स्पेसीज ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो या तो खत्म हो गई हैं या खत्म होने की कगार पर हैं, अर्थात वो लगभग समाप्त हो रही हैं। We can conserve natural vegetation and wildlife by making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve. तो हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को जो है नेशनल पार्क बना करके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कर भी रही हैं। पूरे समस्त देशों में, ये वर्ल्ड में सारे कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं, इंडिया भी इसमें काफ़ी आगे है, तो ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी आवश्यकता है इसको प्रमोट करने की, बढ़ाने की। The quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology are important factors in controlling the standard and way of life people lead at particular place. तो किसी भी जगह लोग जो जीवन जीते हैं, उसके स्टैंडर्ड और उसका जो तरीका है, वो क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, इन सब पे निर्भर करता है। Some factors affecting the habitability of a place are topography, height from sea level, climate, the fertility of soil, vegetation, etc. अब किसी भी स्थान पे कितने लोग रहेंगे, लोग कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, जीव जंतु कितने हैबिटेट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सब वहाँ की टोपोग्राफी, अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु, वहाँ सी लेवल से कितने हाइट पर हैं, क्लाइमेट कैसा है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसी है, वेजिटेशन वहाँ कैसा पाया जाता है, इस सब पे डिपेंड करता है। पीपल कैन नॉट लिव इन डेंस फॉरेस्ट और इन डेजर्ट्स। लोग न तो घने जंगलों में रह सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट में रह सकते हैं, और न ही रेगिस्तान में रह सकते हैं। They cannot live on high slopes in the mountain areas or in low-lying areas where there is the possibility of floods and waterlogging. न वो पहाड़ों पे रह सकते हैं हाई स्लोप्स वाले, और न वो लो लाइंग एरिया जहाँ फ्लड आने की या वाटर लॉगिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ रह सकते हैं। अर्थात हमने जो बात करी कि वो माउंटेन्स में लोग बहुत कम रहेंगे, डेंस फॉरेस्ट में कम रहेंगे, डेजर्ट्स में कम रहेंगे, या लो लाइंग लैंड्स में भी कम रहेंगे, निचले क्षेत्रों में भी कम रहेंगे। अब सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे, बचे क्या, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जो फ्लैटलैंड्स हैं, जहाँ वाटर अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी है, तो वहाँ पर जो है वो शूट करता है, और लोग जो है वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हैबिटेट करती है, रिजाइड करती है, और यही एरियाज हेवीली पॉपुलेटेड है। Due to the huge demand for land, people have also started reducing forest cover in order to make them habitable. अब चूंकि हम बात कर चुके हैं कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि लोग जो हैं फॉरेस्ट को कट करके उनको रिड्यूस करते हुए अपना हैबिटेबल बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के वर्थ बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि जो है पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, रेनफॉल कम हो रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, आपका जो वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। अफॉरेस्टेशन means growing trees, regulated use of chemical pesticides and checking overgrazing by animals are some general methods to conserve these valuable resources. तो अब हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़े जो मेथड्स हैं वो अफॉरेस्टेशन है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का रेगुलेटेड यूज हो, चेकिंग जो ओवरग्रेजिंग है एनिमल्स की उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए,
ये जनरल मेथड्स हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर, द सपोर्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ, ये जो पूरा इकोसिस्टम कहलाता है, ये हम बात कर चुके हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, शेल्टर टू एनिमल्स, प्लांट्स बहुत उपयोगी हैं, ये प्रोडक्ट्स भी देते हैं बहुत सारे, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, सपोर्ट को जिससे लाइफ सपोर्ट होता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, और बहुत सारे टाइप के फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। एनिमल जो है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो है, वाइल्ड लाइफ जिसे हम कह रहे हैं, आर ऑल्सो हेल्पफुल इन ए लॉट ऑफ वेज। Insects like bees provide us honey, and a bird like vulture cleanses the environment by feeding on dead livestock. तो इंसेक्ट जैसे कि बीज हैं वो हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो वल्चर्स हैं, गिद्ध जो होते हैं, वो डेड लाइव स्टॉक को फीड करके, उसको खा करके और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। वेजिटेशन जो है, टेम्परेचर, मॉइस्चर ऑफ ए रीजन पे, वह उस एरिया की मॉइस्चर, नमी की मात्रा, टेम्परेचर, इन पे निर्भर करती है। Forests, grasslands, scrubs, tundra are major vegetation types across the world. Heavy rainfall supports huge trees. Heavy rainfall की वजह से बड़े बड़े पेड़ बड़े होते हैं, जैसे कि अफ्रीका और इक्वेटर के आसपास, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हमें बहुत घने जंगल और बड़े हाइट वाले पेड़ दिखाई देते हैं। लो मॉइस्चर मीन्स लेस डेंस फॉरेस्ट, जहाँ लो मॉइस्चर होता है वहाँ फॉरेस्ट भी कम डेंस होते हैं, कम घने होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं। डेजर्ट्स में हम केवल कांटेदार झाड़ियाँ और यही देख पाते हैं। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस, या फॉरेस्ट वाले चैप्टर में देख सकते हैं 7th क्लास में, वहाँ इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इनको एवरग्रीन और डेसिडुअस, एवरग्रीन वो हैं जो 12 महीने मींस थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, प्लांट्स को शेड नहीं करते, गिराते नहीं है। और डेसिडुअस वो हैं जो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। द फर्स्ट टाइप, ये जो ग्रीन एवरग्रीन है वो कभी पत्तियां गिराते नहीं है, जबकि जो डेसिडुअस है वो पत्तियां गिराते हैं। बोथ दीज टाइप्स आर फर्दर क्लासिफाइड, जो हम बात करेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो है वहां पर 7th क्लास के चैप्टर में है। There are huge concerns about the conservation of these important resources. We must contribute to this. आज पूरी दुनिया इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के प्रति चिंतित है, और हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये मेथड्स हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं, और हम सब का नैतिक दायित्व है कि हम सब इसमें सहयोग कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़े। कुछ खास बातें जो आपके इस चैप्टर में दी हुई हैं वो अलग से मैंने लिखने की कोशिश की है। वल्चर जिसकी हम बात कर रहे थे, गिद्ध, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से इसलिए एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत ही जो एक पेन किलर था डाइक्लोफेनाक, जिसका यूज इन लाइव स्टॉक, इन एनिमल्स को ट्रीट करने में किया गया, और जब उन डेड जो पशुओं को, एनिमल्स को जब इन वल्चर्स ने खाया, स्कैवेंज किया, तो उसकी वजह से इनका किडनी फेलियर हुआ और इनकी जो पूरी प्रजाति लगभग नष्ट हो चुकी है, कुछ ही देखने को मिल रहे हैं। ये पेन किलर है जो कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसा ही है, और इसको अब बचाने की कोशिश कर रही हैं कि जितने से जो बचे हैं वल्चर्स, उनसे उनकी नस्ल, उनकी स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बड़ा ही चिंता का विषय है ये वल्चर्स, आप देख पा रहे हैं, शायद आप लोग, नई जनरेशन नहीं देख पाएगी, या पता नहीं आगे, हमें नहीं जानकारी, लेकिन ये 20-30 साल पहले लगभग इनकी संख्या नगण्य हो चुकी है। नेशनल पार्क्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं, वो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये नेचुरल एरियाज हैं जो कि प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स जो हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। बायोस्फीयर रिजर्व्स ए सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, एक ऐसे एरियाज की सीरीज है ग्लोबल नेटवर्क में, जिसका उद्देश्य जो है डेमोन्स्ट्रेट और रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, मींस आप डेवलपमेंट करें लेकिन कंजर्व करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित करते हुए करें, इसी का संपर्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स में है। साइट्स, ये एक एग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स का द्वारा किया हुआ। इसका उद्देश्य जो है, इट एम्स टू एंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन सब स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसके है कि ऐसा कोई काम नहीं करे
ऐसा जो कि वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स और प्लांट्स को जो है उनकी लाइफ को थ्रेटन करे। रफली मोटे तौर पे 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्ट की गई है इस एग्रीमेंट के तहत। Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some examples of these species। ये इन प्रजातियों के उदाहरण हैं जिनको इस साइट समझौते के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी और ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है आप तक इन बातों को, महत्वपूर्ण बातों को पहुंचाने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, समझ आएगा। तो प्लीज़ जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।